नमस्कार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व को लेकर स्टूडियो में आए हैं जिनका झारखंड के विकास में, ऐसा कहें कि झारखंड के चहुमुखी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे बीच डॉक्टर मयंक मुरारी हैं। उषा मार्टिन लिमिटेड के आप महाप्रबंधक जनसंपर्क हैं। मुरारी जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मुरारी जी, आपके व्यक्तित्व से संबंधित कई चीज़ें देखने, पढ़ने, जानने को मिली है। आपने कई किताबें भी लिखी है, खास करके झारखंड की लोक कथाओं पर काफ़ी आपका फोकस रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इस दिशा में काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? साहित्य एक ऐसी बात है जो हमें हरदम जागरूक रखता है, सृजन करने की प्रेरणा देता है जी। और ये पहली जो इसकी प्रेरणा मिली वो परिवार से मिली। मेरे बड़े बाबूजी अच्छे साहित्यकार थे और हरदम कुछ न कुछ चिंतन करना, लिखना, पढ़ना, समाज के लिए कैसे और बेहतर तरीके से विचार किया जा सकता था, उसके लिए उन्होंने लगातार काम किया था जी। तो पहली प्रेरणा वहाँ से मिली। दूसरी प्रेरणा, जैसे आपने बताया कि आदिवासी साहित्य, तो साहित्य क्या है कि आप मानेंगे कि लोक कथाएं जो हैं हमारे भारतीय समाज में रचा बसा है। बिल्कुल बिल्कुल। और बचपन में जब हम लोग छोटे होते थे तो उन्हीं लोक कथाओं को सुन करके हम आगे बढ़े हैं। उन्हीं लोक कथाओं के दादी से, नानी से लोक कथाएं सुनते थे, तो वो सुनते सुनते एक विचार मन में बनते रहे। बाद में जब बड़ा हुआ तो उसका दस्तावेजीकरण होना चाहिए। तो झारखंड में जब मैंने साहित्य सृजन और लेखन के कार्य प्रारंभ किया, उसी दौरान मुझे आदिवासी साहित्य से परिचय हुआ जी। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं कि जो आदिवासी साहित्य जनजातीय साहित्य में है, लोक कथाओं में है, वही लोक कथाएं आपको भोजपुरी में मिलेगी, वही लोक कथाएं दक्षिण के भारत के साहित्यों में मिलेगी। और आश्चर्य होगा कि वही लोक कथाएं दुनिया के अलग अलग द्वीपों में, सिंघल द्वीप हो, थाईलैंड की लोक कथाओं में समानताएं मिलेगी। जैसे एक कहानी, जैसे कौवा और सांप की जो लड़ाई होती है, तो कौवा बदला लेने के लिए सांप से वो सोने का हार रानी का चुरा कर लाता है। तो ये कहानी आपको बिहार में हम लोग भोजपुरी में भी सुनते थे, ये कहानी यहाँ के आदिवासी समाज में है, यही कहानी कन्नड़ में है, यही कहानी सिंघल द्वीप में है और यही कहानी थाईलैंड में है। तो कहानियाँ समाज को जोड़ता है। तो इस तरीके से साहित्य और आदिवासी साहित्य की तरफ मेरा पदार्पण हुआ। जब आपको साहित्य की प्रेरणा मिली तो आपने सबसे जो पहला साहित्यिक सृजन है वहाँ वो कहाँ से आपने प्रारंभ किया? साहित्यिक यात्रा जिसको कहते हैं। जी। पत्रकारिता जब हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप में था, उसके बाद उसी की दौर में मुझे लगा कि केवल पत्रकारिता, इस क्षेत्र में जब मैं आ गया हूँ तो लेखन के क्षेत्र में और अपना विस्तार करना चाहिए जी। उसी दौरान मैंने जब बराबर पढ़ता था कि भारत एक बहुत प्राचीन राष्ट्र है, भारत एक सनातन देश है, तो पहली किताब मैंने उसी पर लिखा कि भारत सनातन देश कैसे है, कौन से वे तत्व हैं जो भारत को सनातन बनाते हैं, भारत के भौगोलिक तत्व, कौन से मूल्य, बिल्कुल, कौन से वे मूल्य हैं जो भारत को सनातन बनाते हैं, किस कारण से भारत अमर है, उत्तरजीवी है। जब पूरे दुनिया के सारे देश खत्म हो गए, बहुत सारे देश हैं भी जैसे चीन, मिस्र, यूनान, उसकी सभ्यताएं खत्म हो गई, कौन से वे मूल तत्व हैं जो भारत को बचाए हुए? इतने हजार साल की निरंतरता काफी रही है। हाँ, निरंतर हजार साल के गुलामी के बावजूद भी वो निरंतरता लगातार कायम है। बिल्कुल। तो यहाँ से प्रेरणा आपने शुरू किया साहित्य का सृजन। तो लेकिन डिफरेंट चीज़ें आपके व्यक्तित्व के साथ जुड़ती गई है। जैसे आजकल आप उषा मार्टिन के साथ जुड़े हुए हैं और कई क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो ये जो डिफरेंट, यानी कहते हैं ना कि जो बहुमुखी प्रतिभा, तो बहुमुखी प्रतिभा को मजबूत करने में या इसको विकसित करने में आप कहाँ से प्रारंभ करते हैं इसको? देखिए, प्रारंभ तो रोजी रोटी से हुई। अच्छा। रोजी रोटी तो वो परिवार अगर सुदृढ़ है, परिवार अगर सुखी है, तो फिर उसके बाद सृजन
आता है। जी। लेकिन बाद के कालक्रम में सृजन और परिवार का भरण पोषण दोनों एक दूसरे के साथ पूरक बन गया। उषा मार्टिन में आने के साथ क्या हुआ, उषा मार्टिन के मैनेजमेंट इतने अच्छे हैं कि वहाँ मौका मिलता है, अवसर मिलता है अपने को और कैसे निखारने का। तो पहला उन्होंने स्वतंत्र दायित्व दिया कि भाई ग्रामीण विकास कैसे किया जाए। तो वहाँ से हम लोगों ने ग्रामीण विकास में कैसे उन लोगों का सतत टिकाऊ विकास हो गांव के लोगों का, इस पर मैंने विचार किया। और उसी चीज़ को मैंने जोड़ा कि भाई हम इस धरती पर आए हैं तो हम लोगों का ऋण है, एक पितृ ऋण है, एक देव ऋण है, एक ऋषि ऋण है। ऋषि ऋण है कि हमने जो समाज से लिया हम भी समाज को कुछ दें, प्रदान करना है। तो वो प्रदान करने का अलग अलग जरिया है, किताब है, साहित्य है, सृजन है, गाँव में सृजन है, विचार है। ये अलग अलग माध्यम है जिसके माध्यम से वो ऋषि ऋण चुकाने का प्रयास किया जाता है। अच्छा मराठी जी, आपने लगभग कितनी रचनाएं अभी तक की होगी? रचना संसार में मेरी अभी 21वीं किताब आ रही है जी। ये वाणी प्रकाशन से एक किताब आ रही है झारखंड के विकास पर। उसमें जो मूल तत्वों की विवेचना की गई है कि जो हम सनातन बोलते हैं तो सनातन का जो मूल है वो सरना में है, वो जनजातियों में है। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि वो एक उदाहरण कि झारखंड के लोगों में आप देखिएगा, उरांव के लोगों में सिंदूरदान का कंसेप्ट है। हिंदू समाज में जो सिंदूरदान का कंसेप्ट है वो सिंदूरदान का कंसेप्ट उरांव से लिया गया है। अच्छा। हिंदू समाज में शादियों में माटी कोड़ने का एक व्यवहार है, जो कस्टम हाँ, जो है जो वो आदिवासी समाज से आया है। आप देखिए ना, हम लोग भारतवर्ष में माता को देवता मानते हैं, लेकिन कभी हम लोगों ने विचार किया कि वो मंत्र कौन लिखा ऋग्वेद का? अत्तरे महिदास एक जनजातीय ऋषि हुए, उन्होंने पृथ्वी सूक्त लिखा और उसमें मातृ वंदना की। आप मैंने कहने का मतलब यह है कि जो सनातन है उसका मूल आपको आदिवासी चिंतन में मिलेगा, जनजातीय परंपराओं में मिलेगी। तो वो अंतिम किताब है जो मेरी वाणी प्रकाशन से आ रही है। अभी के लिए अंतिम कहिए। ऐसे तो अनंत है, जब तक आप रहेंगे तब तक किताब लिखते रहेंगे, सृजन संसार चलता रहेगा। अच्छा, पहली कौन सी किताब आपकी है? पहली किताब मेरी प्रकाशन संस्थान से आई थी, भारत एक सनातन राष्ट्र। उसमें मैंने मूल तत्वों की विवेचना की है। सारे लोग मानते हैं, इस पर विवाद हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जनक कौन थे, उसका विनाश कैसे हुआ, लेकिन इस पर विवाद नहीं हो सकता कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो परंपराएं थी, जो संस्कृति थी, वो लगातार आज भी है। आज भी हम लोग उसको परंपरा को मान रहे हैं। जैसे पीपल की पूजा हो, जैसे कब्र में हम लोग सर किधर रहेगा, पैर किधर रहेगा, आज 6000 साल से उस परंपरा को हम मानते हैं। मानक जो हम लोग जो वजन हम लोग करते हैं वो मानक हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हैं। पैसे का जो आने का कंसेप्ट है वो सिंधु घाटी सभ्यता में था। तो यानी कहने का मतलब सामाजिक से लेकर सांस्कृतिक से लेकर हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो सारी चीजें हैं आज, वो उसका आप सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, उसको आजकल सरस्वती सभ्यता भी बोला जाता है, उसमें देख सकते हैं। यानी हमारी संस्कृति की जो सनातनता है वो 6000 साल 7000 साल से लगातार आ रही है। तो मेरी पहली किताब थी भारत एक सनातन राष्ट्र। तो ये पहली किताब में आपने ये बताने का प्रयास किया है कि ये भारत जो है वो बिल्कुल नया नहीं है या 1000-2000 साल का नहीं है, ये हजारों साल पुराना है और हजारों साल पुरानी इसकी संस्कृति जो है वो निरंतर से चलती चली आ रही है। तो ये तो चीज़ें हुई। दूसरी चीज़ें ये होती है कि आदमी लिखते जब परिपक्वता की ओर बढ़ता है तो उसका एक खास विषय हो जाता है, खास विषय। तो आपका जो आपके अध्ययन क्षेत्र या लेखन क्षेत्र का खास सब्जेक्ट क्या रहा है? बहुत अच्छा सवाल है जी। आज जब मैं यहाँ स्टूडियो में बैठा हूँ तो मैं दो चीज़ों को बोल सकता हूँ कि मेरे चिंतन का केंद्र है, लेखन का केंद्र है। एक है भारतीय संस्कृति जी, और दूसरा जनजातीय सभ्यता जो है, जनजातीय संस्कृति, इसके मूल तत्व क्या है। मेरे लेखन का यही दो विषय है। भारतीय संस्कृति पर मेरी एक किताब आई है प्रभात प्रकाशन से, जम्बूद्वीपे भरतखंडे।
आप देखेंगे कि हम लोग जो अब मंत्र पढ़ते हैं, कभी भी पूजा पाठ में संकल्प लेते हैं। संकल्प में ओम श्वेत वराह कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे। कभी हम लोग ध्यान नहीं देते कि इसमें काल, समय और स्थान का विवेचना है। श्वेत वराह कल्पे, समय का वो अनंत छोड़ है, वहां से हम वहां से हम बात को बोलते हुए मानते हैं कि भैया आज के समय में क्या समय है, हम संकल्प लेते हैं। साथ में हम संकल्प में स्थान को जोड़ते हैं कि ये पृथ्वी कहाँ से आई, उस ब्रह्मांड के मूल तत्व से लेकर जब हम संकल्प लेते हैं तो हम बोलते हैं कि हम रातू में हैं, हम रांची में हैं। ये मेरा संकल्प का वो स्थान वाचन होता है। तो स्थान और समय का जो वो विवेचना है हमारे संकल्प में, उसी को आधार मानकर मैंने किताब लिखा जम्बूद्वीप भरतखंडे। उसके बाद मेरी भगवा ध्वज आई, उसके बाद अभी प्रभात प्रकाशन से ये जम्बूद्वीप और जम्बूद्वीप भरतखंडे जो है, इसको थोड़ा सा और विस्तार से बताइए कि ये इसमें और क्या क्या है समाहित है इस पुस्तक में। जी, जम्बूद्वीप भरतखंडे किताब में आप देखेंगे कि जब हम बोलते हैं कि भारत एक सनातन राष्ट्र है तो कैसे है। जब हम जम्बूद्वीप की वर्णन करते हैं तो आज जैसे एशिया महादेश है, उस समय भारत की संस्कृति, भारतीय सभ्यता जब पूरे एशिया महादेश पर छाई हुई थी। उस समय मूल केंद्र पामीर मेरू पर्वत था, जो आज का तिब्बत है। जो हम लोग बोलते हैं, हम लोग जब समाज में सामान्य परिचलन में बोलते हैं कि ये देवभूमि, तो देवभूमि की शुरुआत हिमाचल से और तिब्बत के प्रदेशों तक हुआ करता था। कैलाश, सारे लोग जानते हैं कि कैलाश पर्वत भगवान शिव का स्थान था, और वहीं मानसरोवर के पास भगवान विष्णु का स्थान था, जो आज के डेट में कैस्पियन सागर बोला जाता है, क्षीर सागर, वो भगवान विष्णु का स्थान था। तो सभ्यता वहाँ, जम्बूद्वीप जब हम वर्णन करते हैं तो ये इतना विशाल है, जो आज के संदर्भ में हम अगर बोलें तो एशिया महादेश है। उसके बाद जम्बूद्वीप भरतखंडे, जिसमें भरत जो राजा हुए, उनका कितना बड़ा विशाल राज था। वो भरतखंड जो आज का भारतवर्ष है और जिसमें समाहित है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो पुराना भारतवर्ष था, भारतीय उपमहाद्वीप, तो उसका वर्णन है। इसमें हर एक अध्याय का अलग अलग विवेचना किया गया है। जम्बूद्वीप का अलग, भरतखंड का अलग, भारतवर्ष का अलग। और एक अध्याय है आर्यावर्ते। आर्यावर्त क्या, सामान्यतः ये विवाद का विषय होता है कि आर्यावर्त को हम लोग क्या माने। बहुत सारे लोग नस्ल मानते हैं, लेकिन कहीं इसका उल्लेख मिलता नहीं है कि आर्य का मतलब नस्ल होता है। सामान्यतः आर्य का मतलब आज भी हम लोग होते हैं आर्य पुत्र, यानी जो गुण से संपन्न है, अच्छे गुण का जो धनी व्यक्ति है, गुणवाचक है, गुणबोध होता है। तो इसमें जो ये पुस्तक है, इसमें जो है मीथकों को इतिहास की दृष्टि से आपने देखा है या देखने की कोशिश की है। जो आज तक लोग मिथक जिसको मानते रहे हैं, उसको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आपने व्याख्यायित करने की कोशिश की है। नहीं, हम मिथक तो नहीं बोलेंगे। अब इतिहास के पुरातत्ववेद अभी इस पर अन्वेषण जारी है जी। द्वारिका में भी बहुत सारे अवशेष मिले हैं कृष्ण के कालखंड के। आपको हस्तिनापुर के कालखंड के मेरठ में बहुत सारे अवशेष मिले हैं। जब तक बहुत सारे ज्योतिषीय गणना से लोगों ने निकाला है कि आज से 5000 साल पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था। इस तरीके से बहुत सारे भगवान राम के भी जन्म का समय 7000 साल पहले निकाला गया खगोलीय गणना के आधार पर। तो मिथ नहीं मानेंगे, लेकिन इतिहास के जो मापदंड हैं उस पर अभी और इसको स्थापित करना है। तो स्थापित करने के लिए हमें और जो तर्क हैं, जो विचार हैं, जो उत्खनन है, उन सारे मूल्यों को लेकर आना होगा। उसी में से एक मूल्य मैंने संकल्प मंत्र को लेकर इस किताब की रचना की। अच्छा, आपने कहा कि भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का इतिहास, और साथ ही साथ आपने कहा कि जनजातीय सभ्यताओं पर भी आपने काफ़ी काम किया है। तो जनजातीय जो साहित्य है, ऐसे जनजातियों की तो बहुत सारी भाषाएं हैं यहाँ, लेकिन खास करके आपकी भाषा पर काम है या उनकी लोक कथाओं पर काम है या उनकी संस्कृति पर काम है या उनके ऐतिहासिक विषयों पर आपका काम है। आपका अपने काम किस विषय पर केंद्रित है जनजातीय क्षेत्र में? जी, आप देखिएगा, बहुत रोचक एक बात मैं बताता हूँ। जी बिल्कुल। हम अब भारतीय दर्शन में जब बात आती है कि सभ्यता इस पृथ्वी का कैसे विकास हुआ, तो उसमें कुर्मा अवतार का वर्णन आता है, यानी कछुए से अवतार आता है।
आप आदिवासी साहित्य को पढ़िए, आदिवासी दर्शन में केंचुओं का वर्णन आता है कि किस तरीके से केंचुओं से उसमें उसके देवता हैं, वो केंचुएं किस तरीके से धरती को लेकर बढ़ी हुई और आगे बढ़ते हुए धरती अपना रूप धारण करती है। आप आदिवासी साहित्य में पढ़िए तो उसमें सूर्य के सारे उसमें जो ये गोत्र है, सूर्य के गोत्र हैं। आप देखिए भगवान राम खुद सूर्य पुत्र सूर्यवंशी हैं। चंद्र गोत्र है, महाभारत के जितने भी सारे राजाएं हैं चंद्रवंशी। इस तरीके कहीं हमें एकात्मता खोजने का हमें प्रेरणा मिली कि हम विरोध क्यों खोजें, विभेद क्यों खोजें। अगर भारतवर्ष में जनजातीय चिंतन है, सनातन चिंतन है, तो हम उस मौलिक तत्व को खोजें जिससे दोनों को एक दूसरे के नज़दीक लाया जाए। और सच ये है कि सनातन जो आज दर्शन है, जो चिंतन है, उसका मूल रूप तो आदिवासी चिंतन में ही है। बिल्कुल। तो इसमें है कि जो समावेशी राष्ट्र की हम कल्पना करते हैं, समावेशी संस्कृति की कल्पना करते हैं, उसको आपने मूल रूप से अपने दोनों ही विषयों में विषय बनाया है। अच्छा मयंक जी, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है? जी, मैं मूलतः रहने वाला तो छपरा बिहार का हूँ जी, लेकिन पिछले 40 साल से रांची में ही रह रहा हूँ और मेरी सारी पढ़ाई लिखाई रांची में ही हुई। रांची में पढ़ाई करने के बाद मैंने रूरल डेवलपमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, फिर मैनेजमेंट किया, फिर मास कम्युनिकेशन में डिग्री ली, फिर पीएचडी किया। और पीएचडी भी मैंने वैकल्पिक जो चिंतन है उस पर किया था, जिसमें मेरे शोध के विषय थे स्वामी विवेकानंद, दीनदयाल उपाध्याय और एम एन राय। तो इन पर मैंने पीएचडी किया। पीएचडी करने के बाद मैं हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप से जुड़ा और हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप से जुड़ने के बाद 5 साल तक वहाँ पर काम किया। उसके बाद मैं कॉरपोरेट क्षेत्र में आ गया और रिलायंस, एसआर, देश के अलग अलग भागों में काम करते हुए 2011 में उषा मार्टिन मैंने ज्वाइन किया और 11 से अभी तक उषा मार्टिन में कार्यरत हूँ। अच्छा, उषा मार्टिन में रहते हुए एक तो आप कॉरपोरेट संस्कृति, कॉरपोरेट व्यवस्था, कॉरपोरेट कल्चर ये है, दूसरी तरफ आप आदिवासी समाज, आदिवासी संस्कृति, इसको आप कैसे मतलब संतुलन कैसे बना करके रखते हैं दोनों चीज़ों को? क्योंकि दोनों चीज़ मतलब देखने में तो अलग अलग टाइप का लगता है। मैं एक दृष्टांत सुनाता हूँ। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। पिछले 10-15 दिन पहले रांची से बहुत नज़दीक का गांव है एक महिलौंग, बहुत शहर से नज़दीक है जी जी। और महिलौंग का एक टोला है बड़कुंभा। मैं वहाँ पर गया था कुछ शिक्षा और कुछ अपने ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत। तो वहाँ पर मैंने बोला कि भैया ये यहाँ पर लोग क्या बोलते हैं, तो सारे उरांव टोला था। तब बोले तुम लोग कुड़ुक जानते हो? तो नहीं जानते हैं। तो मैं कुछ करूं, कुड़ुक सीखने के लिए कोई सीखेगा? आपको विश्वास नहीं होगा, एक 80 साल का बूढ़ा आया, मेरा पैर पकड़ लिया। मैं घबरा गया, क्या हुआ बाबा? आप करिए, सबसे पहले मैं आकर सीखूंगा। आप देखिए, जनजातीय हो चाहे जो भी समाज हो, अपनी भाषा को अगर हम नहीं बचाएंगे तो फिर समाज कैसे बचेगा? भाषा ही 80 बरस का बूढ़े उस व्यक्ति में अपनी भाषा के लिए कितनी ललक है कि सर आप कीजिए, मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो सीखने आऊँगा। और हम लोगों ने बड़कुंभा में पुस्तकालय शुरू किया है और पुस्तकालय के माध्यम से मेरी योजना है कि 5 जगहों में, कारखाने के इर्द गिर्द के 5 जगहों में मैं पुस्तकालय शुरू करूं और पुस्तकालय के माध्यम से गरीब बच्चों को पढ़ाई, और जो लोग अपनी भाषाओं को सीखना चाहते हैं, वो कुड़ुक हो, मुंडारी हो, मैं उस पुस्तकालय के माध्यम से सिखाऊंगा। तो ये जो आपने प्रश्न किया ना, ये एक प्रेरणा देता है, एक मोटिवेट करता है कि एक व्यक्ति में वो अपनी भाषा के प्रति इतनी है। हम विरोध क्यों करें? हम क्यों न सरना, सनातन, सब तो वही मूल तत्व भारत के हैं, उसको क्यों न जोड़ें? बिल्कुल। अच्छा, तो जैसे आपने कहा कि कुरुक भाषा के लिए, तो कुछ भाषा के लिए कुछ और काम भी आपके माध्यम से, आपकी संस्था के माध्यम से हो रहा है? कुरुक भाषा, देखिए भाषा क्या है, भाषा सीखना आसान है भाषा, लेकिन सीखेंगे कौन? सीखने वाले लोग नहीं हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि उनको कैसे आजीविका से जोड़ा जाए। तो इस पर हम लोगों का सबसे मूल प्राथमिकता है, मेरे मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट की है कोशिश कि सबसे पहले उनको रोजी रोजगार से जोड़ो। तो रोजी रोजगार से जुड़ जाए, लाइब्रेरी हो जाए गांव में, एक पढ़ने का संस्कृति अगर बन जाए,
तो फिर वो अपने आप जुड़ने लगेंगे। जब ये जुड़ने लगेंगे तो फिर मैं और उसमें और जो हो सकता है मैनेजमेंट के माध्यम से बात करके उसको और बढ़ावा दूंगा। जानकारी के लिए मैं बताऊं कि उषा मार्टिन के माध्यम से टाटी सिल्वे के इर्द गिर्द के बीहड़ सघन जंगलों में 10 एकल विद्यालय चल रहा है। वो रात में वहीं की महिलाएं। एकल विद्यालय को थोड़ा सा और विस्तार से बताइए, एकल विद्यालय का क्या है कंसेप्ट? एकल विद्यालय ऐसे जगहों पर चलता है जहां पर 5 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई विद्यालय नहीं है, बच्चों को स्कूल जाने का कोई माध्यम नहीं है। वैसे गांवों में, वैसे टोला में हम लोगों ने बर्नपुर, पाइका, जरगा, ये सब अनगढ़ा ब्लॉक के सारे गांव हैं, वहां पर उसी गांव की एक महिलाओं को चुना और महिलाओं को बोला कि भैया आपके गांव के अपने बच्चों को पढ़ाना है, उसको कुछ स्टाइपेंड के रूप में हम लोग पैसा देते हैं और महिलाएं सहर्ष वो अपने गांव के विकास के लिए आप आइए, मैं आमंत्रण देता हूं कि आप आकर देखिए कि किस तरीके से वो महिलाएं शाम को बैठती हैं और बच्चों को अपने ज्ञान दे रही हैं। और केवल अक्षर ज्ञान नहीं दे रही हैं, वो अपनी भारतीय संस्कृति सिखा रही हैं, संस्कार सिखा रही हैं, आदिवासी जनजाति, गीत गाना, संस्कृति, फिर कैसे खेती भी करना आज लोग भूलते जा रहे हैं। गाँव में लोग खेती करना भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो उनको खेती के तरफ से कैसे जोड़ा जाए और खेती से आपकी आजीविका आगे कैसे बढ़ी, उसके बारे में कैसे जोड़ा जाए, ये इन सारी चीज़ों को केंद्र बनाया है हमने एकल विद्यालय के माध्यम से। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ा थोड़ा सा और विस्तार से बताने की ज़रूरत है कि जैसे आप आदिवासियों के विषय में लिखते हैं, जनजातीय संस्कृति पर या दर्शन पर, तो इसमें विषयों का चयन कैसे करते हैं आप? उसका क्राइटेरिया क्या है, उसका मापदंड क्या है? मेरा विषय का चयन का 2 क्राइटेरिया है जी। एक, समाज में आज ज़रूरत क्या है। समाज में ज़रूरत है ऐसे तत्वों को, जिससे ऐसे चीज़ों को आगे लाया जाए जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी उससे, जिस हम सनातन जो बोलते हैं, शाश्वत बोलते हैं, निरंतर बोलते हैं, उसको भूल न जाए। आज हमारी पीढ़ी ऋतुएं नहीं जानती है। अगर बच्चों से पूछा जाए कि कितने ऋतु हैं, नहीं बता पाएंगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे। हिंदी महीना नहीं बता पाएंगे। तो वैसे लेखन का मेरा एक क्षेत्र वो होता है जिससे कि हम आने वाली पीढ़ी को जोड़ें। दूसरा है कि आज जिस तरीके से भागम भाग लगा हुआ है समाज में, हमें लगता है कि सारा दुनिया भागे जा रहा है, कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता है। और उसका मूल्य कैसे चुकाना पड़ता है? मूल्य स्वास्थ्य के आधार पर चुकाना पड़ता है, मूल्य परिवार के आधार पर चुकाना चाहता है। और सबसे बड़ी बात है जड़ से कट जाता है, जड़ से कटते जाते। तो मेरे लेखन का क्षेत्र एक भारतीय संस्कृति है और दूसरा वैसे इंस्पिरेशनल बुक जो लोक समाज को एक दिशा दे सके। और पिछले 6 महीने से मैं इसी पर काम कर रहा हूँ। विश्व के जो सबसे अच्छी किताबें छपी हैं उसको हिंदी में लिखकर उसके मूल सारांश को लोगों के पास ले जा रहा हूँ। मतलब आप प्रयोग धर्मी तो हैं ही, बट परंपरा के साथ भी आपका तालमेल बहुत ही बढ़िया ढंग से है, ऐसा कहा जा सकता है। गांधी जी से किसी पत्रकार ने पूछा था, विदेशी पत्रकार से, शायद यही सवाल था जी। तो उन्होंने कहा था कि मैंने खिड़की खोल रखा है कि भाई अच्छे विचार आवे, दरवाजा नहीं खोला है। उसी तरह मैं भी चाहता हूं कि हमारी सभ्यता अगर 5000 साल 6000 सालों से अगर अक्षुण्ण है, अमर है, निरंतर है, तो कुछ तो अच्छाइयाँ होगी। बिल्कुल। तो उस अच्छाइयों को हम बचा कर रखें, लेकिन साथ साथ पूरे दुनिया में जो नूतन बयार बह रहे हैं, उस बयार, वो हवा तो आवे हमारे कानों में, हमारे दिल में, ताकि हम उस विश्व के सामने अपनी सभ्यता के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हो सके। साहित्य जगत में आपकी आसन्न माने आने वाले समय में कौन कौन सी योजना है, क्या योजना है? साहित्य, भारतीय संस्कृति पर मेरी 2 किताब मैं लिख रहा हूँ। एक किताब है समुद्र मंथन। अच्छा। समुद्र मंथन जो हुआ तो उसका क्या पृष्ठभूमि था? बहुत लोगों को एक ये लगता है कि समुद्र में मंथन किया गया हो। मेरा मानना है कि ऐसा नहीं हुआ था। ये एक सभ्यता का एक अन्वेषण था जिसमें पूरी सभ्यता के, जिसमें सारे लोग थे। वो जनजातीय समाज था जिसे अलग अलग रूपों में बोला जाता है, वो और लोग थे। सारे समाज एक विष्णु के नेतृत्व में अन्वेषण शुरू हुआ था। तो एक मेरी किताब उस पर आ रही है, समुद्र मंथन। दूसरी किताब है मेरे सप्त ऋषि। एक और मिथ है
कि सप्त ऋषि जो आकाश में पाए जाते हैं, दिखते हैं, वो सप्त ऋषि वास्तव में कौन थे, क्या था? वो एक व्यक्ति का नाम नहीं है। मैं बताऊं, एक एक मंडल, जो ऋग्वेद के 7 मंडल को रचना करने वाले 7 अलग अलग ऋषियों की पूरी कुल परंपराओं का वो नाम है वशिष्ठ। वशिष्ठ में 50 वशिष्ठ हुए हैं। एक वशिष्ठ के पुत्र पराशर हुए, पराशर के पुत्र वेद व्यास हुए, और एक वशिष्ठ मिलते हैं आपको भगवान राम के समय में। एक परंपरा है, ये एक परंपरा है। गौतम आप एक निमि के समय में मिलेंगे, एक जनक के समय में मिलेंगे। तो ये अलग अलग परंपराएं हैं, और उस परंपरा के नाम पर वो एक एक मंडल का नाम ये रखा गया ऋग्वेद में। वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, और ये इतने सशक्त हुए जिन्होंने भारतीय सभ्यता की रचना की। बहुत अच्छी बात। चर्चाएं तो अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन हमारे पास में उतना समय नहीं है, और बड़े ही गंभीर विषय पर मयंक जी आपने चर्चा किया। भारतीय संस्कृति, साथ ही साथ जो आदिवासी संस्कृति है, आदिवासी जनजातियों की जो कथा साहित्य है, उसका कितना बड़ा संसार है और उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है, ऐसे सारे विषयों पर हम लोगों ने चर्चा की। मयंक जी हमारे स्टूडियो में आप आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही विषय को लेकर के हम आगे भी उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए अपनी टीम के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार, जोहार। नमस्कार।